क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए, फोर डिजिट नंबर ABCD इज डिविजिबल, स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, डिविजिबल बाय 11 इफ ओनली। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना होगा। देखिए, दो ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी हैं, इनमें से तो कोई सही है नहीं। बाकी के दो बचे हुए ऑप्शंस देख लेते हैं। बचे हुए दोनों ऑप्शंस भी आ गए आपके सामने और इनमें से भी कोई सही नहीं है। मे बी ये मिस प्रिंटिंग रही हो, ओरिजिनल पेपर में थोड़ा सा अलग रहा हो, तो हम बता देते हैं सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था। देखिए, अगर कोई नंबर 4 डिजिट का ABCD इस ढंग से लिखा है, सपोज हमने कोई नंबर ले लिया 1 2 3 2, ठीक है, होल्ड ऑन, आया नहीं, अच्छा 1 2 3 2 ये नंबर ले लिया हमने। अब इसमें A क्या है, A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू, आप देख रहे हो 2, C इज इक्वल टू 3, अच्छा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, और D इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे अगर इसे 11 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यहाँ हमें होना चाहिए A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D। क्लियर? जैसे यहाँ पे A क्या है हमारा, A इज इक्वल टू 1, 1 प्लस C क्या है 3, कितना हो गया 4 हो जाएगा। इधर से B प्लस D करेंगे तो B कितना है, B इज इक्वल टू 2 और D कितना है 2, 2 प्लस 2 4, इधर से 4 आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारी कंडीशन है A प्लस सी इज इक्वल टू B प्लस डी, जो कि वहाँ पे नहीं दी है ऑप्शन में, मे बी वो मिस प्रिंटिंग हो। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए फिलहाल आपको। अब देखिए सवाल नंबर 32 क्या कहता है ये, 18x की क्यूब प्लस 48x स्क्वायर प्लस 32x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें 3x प्लस 4 से तो क्या आएगा, ये पूछा इसने। अब देखिए, ये हमने सवाल उतार लिया, अब हम इसको डिवाइड करते हैं फॉर्मली, जैसे हम करते हैं वैसे ही हम इसको रखेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता वो थोड़ा सीख लें, बाकी तो सबको आता ही होगा। 48x स्क्वायर प्लस 32x, ये हमने ऐसे लिख लिया, और जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही अब हम करेंगे। ठीक है, 3x प्लस 4 हमने यहाँ लिख लिया जिससे हमने डिवाइड करना है। अब वो देखिए, ये 3x प्लस 4 है और यहाँ पे ये है, तो अगर हम 3x प्लस 4 में टेबल किसका पढ़ें, 6x स्क्वायर, क्योंकि x की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे 1 है, x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 18 लाने के लिए भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x स्क्वायर। ठीक है, और क्लियर हो गया, इधर तो दिख नहीं रहा था शायद पहले, अब दिखने लगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए इधर आ जाइए, 6x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करिए, लिखिए यहाँ पे 18x की पावर 3 प्लस 6 चौक 24 x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस करके घटा दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, बचा ये हमारे पास सिर्फ 24, 48 था, 24 बचा x स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमारे पास 32x 32x बचा, इसको हमने उतार लिया, और अगली बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 24x है, तो यहाँ पे 4x से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे इसके साथ हम 4x लिख देते हैं। ठीक है, और 4x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, सॉरी 6x होगा ना, 8x, सॉरी 8x सॉरी 8x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 8 इंटू 3 24 x की पावर 2 प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम आ रही है मीडियम को लेकर के तो वो कमेंट करें, हम उसी की लैंग्वेज में एक दूसरा वीडियो बना करके उसको समझा देंगे। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ लेकर चलें। अब इसको माइनस करते हैं, पूरी तरह से कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6x स्क्वायर प्लस 8x, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आंसर हमें दिया हुआ है। ये ऑप्शन ए देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 8x, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में भी शायद ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि ये मिनिमम इंटीरियर एंगल होना चाहिए। ठीक है, होता क्या है, रेगुलर पॉलीगन में जो भी साइड्स हम लेते हैं, सपोज हम कौन सा पॉलीगन ले सकते हैं, कम से कम ट्राइंगल तो लेंगे हम, जिसमें 3
साइड्स होती हैं, उससे पहले तो कोई पॉलीगन बनेगा नहीं। उसके बाद आप रेक्टेंगल ले सकते हैं या स्क्वायर ले सकते हैं जिसमें 4 साइड्स हैं और चारों बराबर हैं। रेगुलर पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं। या फिर 4 से ज़्यादा साइड्स लेंगे तो पेंटागन या फिर हेक्सागन, हेप्टागन वगैरह वगैरह बनेंगे। तो अब बता देते हैं क्या इसमें करना होता है, और मिनिमम इंटीरियर एंगल जो होगा वो 60 का होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए, रेगुलर पॉलीगन की बात ये कर रहा है, तो हम रेगुलर पॉलीगन, सपोज पॉलीगन मतलब ट्रायंगल लेंगे, और रेगुलर है तो तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। जब ये बराबर होंगी तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 का, और यहाँ पे भी होगा 60 का। तो हमारा आंसर क्या है, 60 डिग्री। आंसर तो हमें मिल गया। लेकिन अगर पॉलीगन की हम साइड्स बढ़ा देते हैं, सपोज ये हमारा एक स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में 4 साइड बराबर होंगे तो ये भी एक रेगुलर पॉलीगन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 60 डिग्री का नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो मिनिमम कितना डिग्री का होगा हमारा, 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता इंटीरियर अगर एंगल की बात है तो आंसर हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 34। क्या कहता है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम shaped field is 480 meter square. The distance between the two parallel sides is 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. तो इसको भी समझा देते हैं आपको कैसे आएगा ये। देखिए, एक ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो दो साइड होंगी पैरेलल। सपोज एक साइड हमारी ये, दूसरी साइड है ये, हमने इसको इससे मिलाया, ठीक है। हमें ये एक साइड दी हुई है जो कि 20 मीटर लंबी है। मीटर में या सेंटीमीटर में है, हाँ मीटर में है, ठीक है। और क्या दिया हमें साथ साथ, हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस कौन सी होती है, हाइट होती है ये। तो ये हाइट यानी कि h इक्वल टू 15 मीटर दी हुई है। और क्या दिया हमें, एरिया दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास होता है 1/2 इंटू एच, और दोनों पैरेलल साइड्स का एडिशन a प्लस बी, ठीक है। तो ए तो हमें दी हुई है और बी हमें निकालनी है जो कि ये साइड है दूसरी वाली। अब इसमें हम एरिया की वैल्यू रख देते हैं, 480 दिया हुआ है तो रख के आगे बढ़िए। 480 इज इक्वल टू 1/2, और एच की वैल्यू कितनी दी है 15, और ए की वैल्यू कितनी दी है 20, और बी एज इट इज रहने दी है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। यहीं पे इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 और 15 3 ज़ा 45, 3 0, तो ये होगा 32। इसको इधर ले जाएंगे, ये 64 बन जाएगा, -20 हो जाएगा, तो ये 44 साइड निकल आएगी। यही हमारा आंसर होगा, ये मीटर में होगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, ऑप्शन बी में आपका आंसर दिया हुआ है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 35 नंबर सवाल क्या कहता है, एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड हुज इंटरनल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। द बेस साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद ए कलर्ड पेपर। कलर पेपर लगाना है, कहाँ पे लगाना है, बेस पे लगाना है, साइड फेस पे लगाना है एंड बैक फेस पे लगाना है, 3 जगह पे लगाना है, 3 दीवारों पे। द एरिया ऑफ द कलर्ड पेपर रिक्वायर्ड इज, तो उस कलर्ड पेपर का एरिया निकालना है। तो आपने एक एक फेस को देखना पड़ेगा, किस फेस की लंबाई कितनी आ रही, चौड़ाई कितनी आ रही, उसके अकॉर्डिंग ही उन सबको ऐड करके ही आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको आंसर। ये हमारा है एक एक्वेरियम जो कि क्यूबॉइड फॉर्म में है। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गई इसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होगी इसकी, ये वाली होगी इसकी चौड़ाई। ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और बचती है इसकी ऊंचाई, ये है इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, और ये है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है आप सब कुछ आपको। अब क्या क्या लेना है हमने, एक तो लिखना है हमें बेस। तो बेस में आप देखेंगे कि बेस क्या है, ये यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये है बेस। इसकी लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 30। तो बेस तो एक ही है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मेरे निकालेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 30 इंटू 80 कितना हो जाएगा 2400, ठीक है जी। अब क्या पूछा इसके अलावा, साइड फेस। साइड फेस कौन सी है इसकी, साइड फेस एक तो ये है साइड फेस, और एक ऐसे ही सेम साइड फेस ये है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे,
इसका एरिया निकालेंगे, चूँकि 2 हैं तो डबल करते चलते हैं। 40 × 30, ये इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 30 है। जो 40 × 30 मतलब 4 × 1200 और इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2400। क्लियर है। अब बचता हमारे पास क्या, बैक फेस। बैक फेस पे चलिए। अब ये देखिए बैक फेस है, सबसे पीछे जो फेस खड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई तो इसकी यही रहेगी 80, और चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई इसकी ऊंचाई है, तो 80 × 40 बदल जाएगा, तो ये आएगा 3200। क्लियर। अब हमें एरिया चाहिए था, तीनों का एरिया निकला है, इन सबको ऐड कर देंगे, 24, 24, 48 और 32, 8000। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा आंसर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में हमारा आंसर दिया है, यही हमारा आंसर है। देखिए 36 नंबर सवाल क्या कहता है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 11 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अब आप गौर से नोट करिए कि हाइट उसने दी है 4 सेंटीमीटर, जो इसकी 4 सेंटीमीटर चौड़ाई थी अब उसकी हाइट बन गई, मतलब 11 सेंटीमीटर जो बचा वो क्या हो गया, वो बदल गया है किसमें, सरकमफेरेंस में उसकी, जो उसके किनारे होंगे सरकमफेरेंस, जैसे आप देखते हो सिलेंडर आई बना के दिखाते हैं आपको। अब आगे क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। अब उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, तो देख लेते हैं सिलेंडर पहले होता कैसे है। अब देखिए सिलेंडर का शेप होता कैसे है, कुछ इस ढंग से होता है। अब चाहें तो इसे बीच वाली लाइन को निकाल, इस ढंग का सिलेंडर होता है, अपने घरों में सिलेंडर देखा होगा। ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो इसकी लंबाई रह गई अब सिलेंडर की, ये ऊंचाई से आपको वो 4 सेंटीमीटर है, और जो उसकी लंबाई एक्चुअली थी पेपर की, पेपर किस तरह से था, कुछ इस ढंग से था, ये 4 सेंटीमीटर था और ये 11 सेंटीमीटर की साइड थी। तो अभी 11 सेंटीमीटर कहाँ चला गया, ये गोल हो गया चूंकि, तो ये जो सरकमफेरेंस है यानी कि 2πr इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। क्लियर। अब 2 की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, इंटू आर की वैल्यू रखो, इज इक्वल टू 11। यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 11 से इसको काटिए आप, 2 दूनी 4/7, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आर इज इक्वल टू 7/4। क्लियर। और अब हमें निकालना है एरिया, वॉल्यूम इसका। तो वॉल्यूम के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ये होता है। पाई तो हमें पता है कि 22/7 होती है। आर क्या हमें मिला है, ये 7/4, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 7/4 × 7/4 इंटू एच क्या है 4। ठीक है, एच भी उसने बता दिया, तो एक 4 से एक 4 ये कैंसिल हो गया, दूसरा 4 बचा, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 11। क्लियर। अब एक साथ भी आप काट दो, ऊपर बचा 11 × 7 77 और नीचे बटा 2, 77/2 आ गया हमारा। इसको आगे और सॉल्व करोगे तो 38.5 आ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम की बात है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी ये है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है 37 नंबर, और ये सवाल 2-3 आपको ज़रूर मिलेंगे, कम से कम 2-3 से बल्कि ज़्यादा, 4-5 तक हो सकते हैं पूरे पेपर में ही। 35 में से 4-5 सवाल सिंप्लीफिकेशन पे ही आधारित होंगे, बेस्ड होंगे। तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब ये हमें दिया हुआ है और हमें इसको बदलना है बेस 2 के हिसाब से। ठीक है, बेस 2 रखना है और इसको बदल के आंसर देना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे जा करके, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 यानी कि अब पावर प्लस में आ गई, पहले माइनस में थी, ये हमने किया है अभी। इसको अगर और आगे ले जाएं हम तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2/2, 4 मतलब 2/2 और बाहर कितना था 3। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इसको हम बाद में समझाएंगे, थोड़ा सा पहले इसको आंसर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। 2 × 3 6, यानी कि 2 की पावर अब हो गई 6। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, या तो हम ऐसे ही आंसर दें इसको, या हमारा आंसर क्या हो सकता है 2 की पावर -6। इसको ऊपर लेके जाएंगे 2 को तो ये -6 बदल जाएगा। तो पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे।
तो देखिए आंसर तो हमें ये मिल गया डी में। अब हम इसको थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको कि और क्या इसमें पूछा जा सकता है और कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे। अब देखिए ये हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि 2 की पावर 2 थी, फिर हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पावर 6 में बदल गया ये। लेकिन अगर यहाँ ब्रैकेट ना होता तब क्या होता है, क्लियर? तो वो हम देखना चाहते हैं। अगर हमें ये ऐसे दिया होता 2 की पावर 2 सॉरी जस्ट 2 की पावर 2 की पावर 3 दिख रहा है आपको, ऐसे 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब 2 की पावर 3 ये जो ऊपर वाला लिखा है 2 की पावर 3 ये क्या होता है, इसका मतलब होता है 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 की पावर 8 हो जाएगा ये। तो ये इतना फ़र्क होता है, जब ब्रैकेट ना दिया हो तब हम कैसे करते हैं, और जब ब्रैकेट लगा के दे दिया होता तब हम 2 को सीधे 3 से गुणा कर चुके हैं और काम हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने 2 से 3 को गुणा नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि 2 की पावर 3 रख दिया। 2 की पावर 3 होता है 8, ठीक है। तो ऐसे दे करके वो आपको आंसर में घुमा सकता है, इसलिए हमने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। अब ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल, 2 सवाल अब तक आ चुके हैं, ये 8वां सवाल चल रहा है हमारा, इसमें 2 सवाल सिंप्लीफिकेशन के हो चुके हैं। तो ये 1/3 की पावर -2 है, फिर -1/2 की पावर -3 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर उसके बाद डिवीजन करना है, डिवाइड करना है 1/4 से इसको, और उसकी भी पावर है -2। तो इसको उतार लेते हैं पेपर पे और आंसर करते हैं। तो ये रहा हमारा सवाल, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी आप इसको देख रहे हैं 1/3 की पावर -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर -2, और इसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ इसी बात कही हमने अभी, तो हम इसको आगे ऐसे कह सकते हैं कि 3 की पावर 2, क्लियर। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो हम लिख देते हैं इसकी जगह 3 की पावर 2। अब हम सवाल में आगे बढ़ते हैं। तो 3 की पावर 2 हमने इसको लिख दिया, ब्रैकेट शुरू किया, उसके बाद ये आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको भी ऐसे ही करना है जैसे इसको करना है, ठीक है। अब हम ये वाला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिर डिवीजन का निशान लगाते हैं और इसको 1/4 को भी ऐसे ही करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 में बदल जाएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में, देखिए बाकी सब चीज़ें भूल जाइए, अब इसका वैल्यू देखिए, ये क्या है 3 की पावर 2 मतलब 9, और 2 की पावर 3 मतलब 8, 9 - 8 मतलब 1, और आगे डिवीजन का निशान है, उसके बाद क्या है 4 की पावर 2 मतलब 16। तो 1 को हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, तो 1 × 1/16, तो ये हो जाएगा 1/16, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखिए ये दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है यहाँ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है हमारा, इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, कितने ग्राम, 40 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। अभी ग्राम से किलोग्राम पे पहुंच गया है और आंसर करना है इनमें से क्या होगा आंसर। ये हमें दिया वेट ऑफ 12 शीट इज 40 ग्राम, इसका मतलब वेट ऑफ 1 शीट कितना हो जाएगा, 40/12 ग्राम, या इसे अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम बदल जाएगा, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि किलोग्राम में हमें आंसर चाहिए तो हम ऐसा कर देंगे। अब हमें क्या करना है आगे, वो कि टोटल वेट जो अब हमें उसने दिया है, वो टोटल वेट दिया है TW, उसको कह लो TW, टोटल वेट अब उसने हमें दिया 2.5 kg। तो हमें क्या बताना है कि टोटल शीट्स उसमें कितनी होंगी, जबकि एक शीट का वेट हमारे पास आ चुका है ये। तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है हमें, तो नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल टू टोटल वेट TW अपॉन वेट ऑफ 1 शीट, वेट ऑफ 1 शीट, क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, टोटल वेट लिख देते हैं 2.5 अपॉन दिस 40 अपॉन क्या है 12 × 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर फट आ जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, 2.5 का मतलब 2 × 4 + 1 5/2 हो गया ये। और नीचे क्या क्या चल रहा है जी, नीचे सबसे नीचे है 12 × 1000,
12 इंटू 1000 और उसके ऊपर है 40, तो 40/12 इंटू 1000। क्लियर। इसको अलग पेज पे ले लेते हैं, अदरवाइज ज़्यादा खींच पीछे हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। इस फॉर्म में हमें ये सवाल मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ए मान लो, ये बी है, ये सी है, ये डी। ठीक है, ABCD के फॉर्म में जब भी आपको मिले रखा हो कोई फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, ए को डी के साथ ले जाएंगे और ऊपर रहेंगे दोनों, बाकी बी और सी नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे ही करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल में। ठीक है, 5 ए की जगह रखा हुआ, तो ए और डी तो साथ साथ आएंगे, तो 5 इंटू 12 इंटू 1000। और नीचे क्या क्या 40 इंटू 2। क्लियर। अब 40 को इसको हम काटेंगे तो आएगा 25। हमने सीधे काट दिया, आप आराम से काट लेना टाइम लेकर के। 2 से इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 6। 6 5 30 और 30 इंटू 25 750। ये आपका होगा आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया है। ये रहा आपका आंसर ऑप्शन डी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए ये सवाल क्या कहता है, मशीनरी वर्थ 10,500 डेप्रिसिएटेड बाय 5%, इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी। इसका मतलब ये है कि एक मशीन जो है जिसकी कीमत आज की डेट में 10,500 रुपये है, उसके अंदर क्या होता है, पुरानी मशीन हो जाती है तो क्या होता है कि वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसको क्या हम बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। तो वो डेप्रिशिएट हो रही है 5% से, तो 1 साल बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 5% कम हो जाएगी। इसका मतलब 95% उसकी वैल्यू बचेगी। तो हम क्या करेंगे, 10,500 का 95% निकाल देते हैं, बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, 95% ऑफ 10,500, इसका मतलब 95/100, और ऑफ की जगह क्या लगेंगे, मल्टीप्लीकेशन का निशान, और 10,500 ऐसे लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 95 इंटू 105 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 95 5 475, 5 यहाँ आ जाएगा, 47 क्या हुआ, कैरी हो गया 47। अब 95 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और ये है 47, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 अभी भी कैरी हो गया, 95 95 प्लस 4 99, तो हमारा आया आंसर 9975। क्लियर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा सही। ये रहा हमारा ऑप्शन बी सही है, 9975। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस आर। तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए ऑप्शन बी में एक्स की वैल्यू है 0 और वाई की जगह वाई लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 42 नंबर क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज अपॉन 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए ये दिया था हमें सवाल में, तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे हम x की 5 की पावर m, और इसको डिवाइड करने के लिए कहा गया, तो हम डिवाइड अगर करें तो -3 ऐसे लिखेंगे, और नीचे क्या चल रहा है, 5 की पावर 2 चल रहा है, तो ऐसे रहने देते हैं, और इक्वल टू कर देते हैं, कितना है 5 की पावर 3 दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वापस 5 की पावर m है और 5 की पावर -3 है, यानी कि बेस तो एक जैसा है, तो 5 की पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 5 की पावर 2 वैसे लिखा रहने देते हैं 5 की पावर 2, और इक्वल टू में लिखा है 5 की पावर 3, तो यहाँ भी 5 की पावर 3 ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए कि 5 की पावर 3 एज इट इज रहने दो, m प्लस 3, 5 की पावर m प्लस 3 एज इट इज रहने दी हमने। उसके बाद इसको ले गए इसके साथ, तो इज इक्वल टू बेस इसका भी एक जैसा है, तो 3 प्लस 2 5, 5 की पावर 5। अब यहाँ पे देखिए इधर 5 है बेस, इधर भी बेस 5 है, तो पावर बराबर हो जाएंगी, यानी कि m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू 3 इधर ले जाएंगे, तो m इज इक्वल टू 2। कौन से ऑप्शन में दिया है ये हमें, ये दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है 43 नंबर,
टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब देख लेते हैं क्या आउटकम आएंगे जब हम दो कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे। तो अब देखिए, जब दो कॉइन हम उछालेंगे तो हमें सपोज पहली बार मिला ये एक हेड एक टेल, और सॉरी एक टेल एक हेड, तो दूसरी बार पलट दिया हमने ये, तीसरी बार ये, और चौथी बार हमें मिला सॉरी टीटी ओनली टेल, पहले में भी और दूसरे में। चार आउटकम हमें मिले, चार रिजल्ट हमें मिले। चार रिजल्ट में हमें पता करना है कि एक हेड और एक टेल साथ साथ हो। तो यहाँ पे है ये, यहाँ पे है, यानी कि चार में से दो मिल रहे हैं, 2/4। तो कितना आ गई प्रोबेबिलिटी, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। आंसर यही होगा हमारा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो ये है हमारा ऑप्शन ए और यही सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इफ द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये 1 और 3 दिया है, फिर दूसरा -1 और 3 और ऐसे तीसरा चौथा दिया है, पांचवा भी दिया है, 8 जॉइंट टुगेदर। अगर इनको सबको मिला दें हम, देन द रिजल्टिंग लाइन विल बी, रिजल्टिंग लाइन क्या होगी, इनमें से एक बताना है कौन सी सही है हमारा ऑप्शन। तो आप देखिए कि यहाँ पे हर एक पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट एक जैसा है, यानी 3 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। क्लियर। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इतना आसान सा सवाल है ये, जबकि देखने में इतना भारी लग रहा है। तो ऐसे शॉर्टकट आपको बड़े काम आएंगे, इसलिए आपसे कहते हैं हम कि बना रहा करिए शुरू से आखिर तक हमारे साथ वीडियो में। अब देखिए 45 नंबर सवाल बड़ा ही आसान सा। ए बी दिया है रेशियो 3:4, फिर सी और बी और सी का रेशियो दिया है 5:6, देन ए और सी का रेशियो बताना है। तो कैसे निकालेंगे, ये है हमारा सवाल, हमने उतार लिया। अब A/B दिया है 3:4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, A/B = 3/4, और बी सी को भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, B/C = 5/6। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, हमें निकालना है AC। तो हम इसको A/B को B और C के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A/B × B/C अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिला, B से B यहाँ कैंसिल हो जाएगा, A और C बचा, और यहाँ से इधर की राइट हैंड साइड की वैल्यू वैसी रख देते हैं, 3/4 × 5/6। अब देखिए 3 से 1 कट जाएगा 6 दो बार। अब ऊपर बचा कितना 5, और नीचे कितना बचा 4 × 2 = 8, और इधर क्या बचा A और C। तो A और C की वैल्यू हमें मिल गई। कितनी हो जाएगी A और C की वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी A/C = 5:8। क्लियर। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर दिया हुआ है। 5:8 ये है ऑप्शन डी में, तो डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 46। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12 इज। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन सा है इनमें से एक मेंबर 12 है। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें याद है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये लगती है। अब देखिए अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो हमें 12 मिल रहा है, 35 मिल रहा है और 37 मिल रहा है। हम अगर 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 35 का करेंगे 1225, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 1369, और 1369 किसका स्क्वायर होता है, ये 37 का स्क्वायर होता है। तो बन गया हमारा ट्रिपलेट। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। एक बार करके देखने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके दिखा देते हैं आपको, अदरवाइज कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। देखिए ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि 12 दिया है हमें, और हमें दिया है 35, और हमें दिया है 37। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, उसमें सपोज इस ढंग से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ हमें ये छोटी वाली साइड दी है 12 और ये वाली दी है 35। तो क्या ये 37 होगी। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, जहाँ पे बी 90 डिग्री पे है। तो हम ए सी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम ए बी का स्क्वायर करेंगे और बी और सी का भी स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे।
तो ए बी क्या है, हमें ए बी मिला है 35 का स्क्वायर करेंगे 1225। बी सी क्या है हमारा 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये 1369। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। अब दोनों साइड का रूट निकालेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यही ट्रिपलेट सही है। इसमें पहले दोनों छोटे छोटों का स्क्वायर अगर ऐड कर लेते हैं तो वो बड़े वाली साइड के स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है। तो आंसर बी सही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये दिया हुआ है हमें अगला सवाल, जहाँ पे हमें रूट के अंदर ये दिया हुआ है, ये क्यूब रूट है क्योंकि यहाँ बाहर 3 लगा हुआ है। अगर 2 लगा होता है, नहीं लगा होता तो हम इसे स्क्वायर रूट मानते हैं, इज इक्वल टू -x। तो इसको कैसे करेंगे हम, दोनों तरफ का हम क्यूब कर देते हैं तो पहली वाली की रूट हट जाएगी। ये रखा है जी हमारा सवाल। और आई थिंक ये छठा सवाल है हमारा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि बस आप पूछिए, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को इसके बड़ी बारीकी से आपको समझना होगा अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो अगर हम इसका दोनों तरफ से क्यूब कर दें, इसका भी क्यूब कर दें और इसका भी क्यूब कर दें तो इसकी क्यूब रूट हट जाएगी। तो हमारे पास इधर से क्या मिलेगा, ये बचेगा हमें 7x³ माइनस 8 इज इक्वल टू -x³। क्लियर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस का इधर जाएगा तो 8x³ माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और आगे ले जाओ इसको तो ये बचेगा 8x³ इज इक्वल टू 8 और यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 1। और हमसे यही पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए 50 नंबर सवाल क्या कहता है, इफ 2 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट द ट्राइंगल इज। तो होता मीडियन जो है क्या करती है, सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देती है और जो दोनों मीडियंस जहाँ पे मिलती हैं वहाँ जो रेशियो, मतलब जहाँ उस पॉइंट पे सेंट्रॉइड पे क्या होता है, दोनों दो हिस्से बनते हैं एक मीडियन के, वो 2 और 1 के रेशियो में बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा ये पूछा है हमसे। तो ये होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, बी। नेक्स्ट सवाल। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सवाल, मतलब 3 या 4 सवाल हमने ऐसे देख लिए जिन पे हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैथमेटिक्स में ये बहुत बड़ी बात है, अगर आपका ऐसा आता है तो फिर इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं। चलिए अगले सवाल पे। सॉरी, ये वीडियो में यहीं रोकना पड़ेगा, आपको बाकी सवालों के लिए दूसरे वीडियो को देखना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।